हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। सो कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। तो लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था कि प्लाज्मा प्रोटीन, ब्लड और फॉर्म्ड एलिमेंट क्या होते हैं, कितने टाइप के हमारी बॉडी के अंदर पाए जाते हैं। और आज हम पढ़ने वाले हैं ब्लड ग्रुप के बारे में, आरएच फैक्टर के बारे में, कोagulation ऑफ ब्लड क्या होता है, जैसे हमें कभी चोट लग जाए या कट लग जाए तो वो कैसे हमारा ब्लड जो होता है उसे ठीक करता है। लिम्फ नोड, लिम्फ टिश्यू के बारे में बात करें जो कि हमारा मिडिल मैन ऑफ द बॉडी होता है। सो लेट्स स्टार्ट अवर। स्टार्ट विद अवर फर्स्ट टॉपिक इज ब्लड ग्रुप। ब्लड ग्रुप जो है मेनली डिस्कवर किया था कार्ल स्टीनर एंड वेनर नाम के साइंटिस्ट ने। किसने डिस्कवर किया था? डिस्कवर बाय कार्ल लैंड स्टीनर एंड वेनर ने। उन्होंने बताया था कि ह्यूमन बॉडी के अंदर मेनली एबीओ टाइप का ब्लड ग्रुप सिस्टम पाया जाता है और इनके बेसिस पर उन्होंने ब्लड ग्रुप जो है मेनली 4 कैटेगरीज में डिवाइड किए थे। कौन कौन सी? ए ब्लड ग्रुप, बी, ए बी एंड ओ। और इसके बाद जो पॉजिटिव और नेगेटिव हमारा ब्लड होता है वो फैक्टर का नाम बताया था इन्होंने आरएच फैक्टर, जो कि आया था एक रीसिस मंकी से हमारे इवोल्यूशन के जरिए और धीरे 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 हमारे ब्लड में भी ये ट्रांसफर हो गया। आरएच पॉजिटिव जो होता है हमारी बॉडी के ऊपर जो आरबीसी होती है हमारे ब्लड में पाई जाने वाली, उनके ऊपर एक शुगर सब्सटेंस होता है जिनके प्रेजेंस और एब्सेंस की वजह से आरएच फैक्टर जो होता है हमारे आरबीसी के ऊपर वो पॉजिटिव और नेगेटिव हमारे ब्लड को बताता है। हम इसके बाद नेक्स्ट पढ़ेंगे कि एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम क्या होता है, कैसे कैसे उन्हें डिवाइड। तो स्टार्ट करते हैं हमारा फर्स्ट टॉपिक, एबीओ ब्लड ग्रुपिंग सिस्टम। मैंने थोड़ी पहले बताया कि एबीओ ब्लड ग्रुपिंग सिस्टम जो होता है मेनली हमारे ब्लड के ऊपर जो शुगर की लेयर होती है हमारे आरबीसी के ऊपर, उसके बेसिस पे इन्होंने जो साइंटिस्ट थे लैंड स्टीनर और वेनर ने उन्हें 4 टाइप के ब्लड ग्रुप को डिस्कवर किया। तो पहले हम देखते हैं कि आरबीसी के ऊपर जो लेयर होती है उसको क्या कहते हैं। ये बन गई हमारी आरबीसी। आरबीसी के ऊपर जो सामने जो ऊपर इसकी लेयर होती है उसको हम कहते हैं ड्यूमास मेम्ब्रेन। ड्यूमास मेम्ब्रेन, जिसके अंदर शुगर लाइक सब्सटेंस, शुगर प्रोटीन होता है, शुगर प्रोटीन एंटीजन, जिसके बेसिस के ऊपर साइंटिस्ट ने ये जो ब्लड ग्रुपिंग सिस्टम है एबीओ उनको 4 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया था। किसके बेसिस पे? शुगर प्रोटीन एंटीजन के बेसिस पे, जो कि हमारी आरबीसी की ऊपर की तरफ पाई जाती है, ऊपरी जो लेयर होती है उसकी उसमें पाई जाती है। और जिसके अंदर है ये प्लाज्मा प्रोटीन, प्लाज्मा प्रोटीन, इसे कहते हैं हम एंटीबॉडी, एंटीबॉडी। लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था कि हमारी बॉडी की जो एंटीबॉडी होती है, मेनली जो रोगों की लड़ने की शक्ति होती है, वो कौन सी सेल होती है हमारे प्लाज्मा प्रोटीन के अंदर? यस प्लीज, गार्ड सेल, जिसे हम कहते हैं ग्लोबुलिन, जो कि हमारी डिफेंस मैकेनिज्म है, हमारी बॉडी के इम्यून सिस्टम को बनाए रखने में हेल्प करती है। तो इसके बाद हम पढ़ेंगे कि ब्लड ग्रुप को मेनली 4 बेसिस में डिवाइड किया गया है उनके प्लाज्मा प्रोटीन और एंटीजन के जरिए वो क्या होता है और कैसे हम ब्लड को डोनेट करते हैं। तो हम टेबल बनाएंगे। इससे पहले हमारे पास मेनली 4 टाइप के ब्लड ग्रुप होते हैं, ए बी और एबीओ। जो एंटीजन है उसके बेसिस पे अगर एंटीजन के ऊपर ए प्रोटीन रहा तो उसे हम कहेंगे ए ब्लड ग्रुप। एंटीजन के ऊपर अगर ए प्रोटीन रहा तो उसको हम कहेंगे ए ब्लड ग्रुप। एंटीजन के सरफेस के ऊपर अगर बी प्रोटीन रहा तो उसे हम कहेंगे बी ब्लड ग्रुप। अगर दोनों एंटीजन के ऊपर शुगर प्रेजेंट रहा ए और बी, उसे हम कहेंगे ए बी ब्लड ग्रुप। और अगर जो हमारी एंटीजन है सरफेस ऑफ आरबीसी उसके ऊपर अगर हमें कुछ भी नहीं देखने को मिला तो उसे हम ओ ब्लड ग्रुप कहते हैं। यहाँ पे जो एंटीजन होता है यहाँ पे होता है एब्सेंट, ये बात याद रखिएगा, यहाँ पे आएगा एब्सेंट, नहीं, यहाँ पे ओ के ऊपर कोई भी एंटीजन प्रेजेंट नहीं होती है। दूसरा, एंटीबॉडी जो होता है मेनली एंटीजन का उल्टा होता है, जो कि हम ट्रांसफ्यूजन ऑफ ब्लड में इससे मेनली इस्तेमाल किया जाता है। इसके बाद जो एंटीबॉडी होती है मेनली हमारी आरबीसी के प्लाज्मा में प्रोटीन के अंदर प्रेजेंट होती है, जो कि ए के लिए होती है हमारी स्मॉल बी, बी के लिए होती है इसका अपोजिट स्मॉल ए, और यहाँ पे ए बी का जो होता है एंटीजन कुछ भी नहीं होता, यहाँ पे नील होता है। और जो ओ का प्लाज्मा प्रोटीन होती है वो हमारी स्मॉल ए और स्मॉल बी होती है। यहाँ तक आपको क्लियर है? अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में नीचे पूछ सकते हैं। अब हम ये देखेंगे ए जो है ब्लड ग्रुप वो किसको डोनेट कर सकता है, किसको नहीं दे सकता है। मेनली जो ए ब्लड ग्रुप होता है, समझ लीजिए हम यहाँ पे बना देंगे हमारा ए ब्लड ग्रुप। यहाँ पर हमारा ए ब्लड ग्रुप देखते हैं, इसके सरफेस के ऊपर जो बना है वो ए एंटीजन लगा हुआ है, जो प्लाज्मा प्रोटीन के अंदर है वो हमारा स्मॉल बी है। कभी भी हमारा एंटीजन और एंटीबॉडी सेम नहीं होना चाहिए। लैंड स्टीनर और वेनर ने ये एक बार कहा था जब वो ब्लड ग्रुपिंग सिस्टम का कॉन्सेप्ट दे रहे थे कि जो हमारा ब्लड ग्रुप होता है मेनली वो एंटीजन ऑफ अ डोनर इज रिएक्ट विद एंटीबॉडी ऑफ रेसिपिएंट, मतलब कि एंटीजन जो है मेनली हमारी एंटीबॉडी जो रेसिपिएंट की है जिसे हम ब्लड दे रहे हैं वो दोनों कभी भी सिमिलर नहीं होना चाहिए। अगर ये सिमिलर हुआ तो हमारी बॉडी में क्या हो जाएगा, जो ब्लड ट्रांसफ्यूजन है वो कोगुलेट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मतलब रुक जाएगा और क्लम्स बनने लग जाएगा हमारे ब्लड के अंदर। कभी भी सिमिलर नहीं होना चाहिए। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा है ट्रांसफ्यूजन ऑफ ब्लड, कि ब्लड कैसे ट्रांसफ्यूज किया जाता है। एग्जांपल समझेंगे एक एग्जांपल, ट्रांसफ्यूजन ऑफ ब्लड।
ट्रांसफ्यूजन ऑफ ब्लड मैंने थोड़ी देर पहले बताया कि कभी भी एंटीजन और एंटीबॉडी सेम नहीं होना चाहिए। तो देखते हैं हम सबसे पहले ए ब्लड ग्रुप के एग्जांपल लेके देखते हैं। जो हमारा ए ब्लड ग्रुप है इसके ऊपर मेनली एंटीजन के ऊपर हमारा ए रहेगा क्योंकि ए ब्लड ग्रुप है। एंटीबॉडी के अंदर हमारा इसका रहेगा स्मॉल बी। अब जैसे हमें ब्लड देना है मेनली बी ब्लड ग्रुप को, जैसे कि हमारा ये डोनर है जो ब्लड देना चाहता है और ये हमारा बी ब्लड ग्रुप है, इसका ये आरबीसी है। बी ब्लड ग्रुप में जो हमारा बाहर का प्लाज्मा प्रोटीन रहेगा उसके ऊपर क्या रहेगा हमारा एंटीजन, एंटीजन बी, इसीलिए जो इसका ब्लड ग्रुप है वो बी है। और इसके अंदर रहेगा हमारा स्मॉल ए प्लाज्मा प्रोटीन के अंदर। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ आया? ये हमारा रेसिपिएंट है। अब जैसे ये डोनर जो है रेसिपिएंट को ब्लड डोनेट करना चाहता है, तो हमारा लैंडस्टीनर और वेनर का क्या कॉन्सेप्ट था? एंटीजन ऑफ अ डोनर रिएक्ट विथ एंटीबॉडी ऑफ रेसिपिएंट। मतलब कि यहाँ पर जो ये एंटीजन है ए प्रोटीन, ये रिएक्ट करेगा एंटीजन ऑफ अ डोनर रिएक्ट विथ एंटीबॉडी ऑफ रेसिपिएंट। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पर भी ए बना है और यहाँ पे भी ए बना है, तो क्या हो जाएगा? यहाँ पे जो ट्रांसफ्यूजन है मेनली वो फेल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जो एंटीजन और एंटीबॉडी कभी भी सिमिलर नहीं होना चाहिए। ये यहाँ पे एक एग्जांपल जरिए मैंने आपको बताया है। पर यहाँ पे क्या होता है, ए ब्लड ग्रुप जो है मेनली बी को डोनेट नहीं कर सकता। ये जो हमारा ए ब्लड ग्रुप है वो बी को डोनेट नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एंटीजन और एंटीबॉडी दोनों यहाँ पे सिमिलर है। नेक्स्ट एग्जांपल हम देखते हैं कि उसमें क्या होता है। तो नेक्स्ट एग्जांपल हम देखते हैं ओ ब्लड ग्रुप का, कि ओ ब्लड ग्रुप जो है मेनली यहाँ पे डोनर होगा और जो बी ब्लड ग्रुप होगा वो रेसिपिएंट होगा। तो देखते हैं इसके पे क्या कॉम्प्लिकेशन हमारी ब्लड ग्रुप में आती है। ओ ब्लड ग्रुप हम लेते हैं यहाँ पे, इसकी जो आरबीसी है मेनली यहाँ पे आ जाएगा कुछ नहीं, क्योंकि आरबीसी की प्रोटीन जो होती है ब्लड ग्रुप ओ की, वहाँ पे कोई भी एंटीजन कोई भी शुगर प्रोटीन यहाँ पे आरबीसी के ऊपर नहीं पाया जाता है। और इसके अंदर मेनली हमारे दोनों प्लाज्मा प्रोटीन ए और बी पाए जाएंगे। ये हो गया हमारा डोनर, और जो हमारा रेसिपिएंट है मेनली उसको हम बी ब्लड ग्रुप लेके चलते हैं कि बी ब्लड ग्रुप को ओ ब्लड ग्रुप जो है वो डोनेट कर रहा है। ये हमारा बी ब्लड ग्रुप, इसके ऊपर जो एंटीजन है यहाँ पे कौन सा प्रोटीन रहेगा? यस, यहाँ पे रहेगा हमारा बी एंटीजन प्रोटीन और अंदर रहेगा हमारा स्मॉल ए प्रोटीन। ये हमारी एंटीबॉडी, ये हमारा एंटीजन। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं एंटीबॉडी, एंटी, और ये हो गया हमारा एंटीजन। यहाँ पे हमारा क्या नील एंटीजन है। यहाँ पे आ जाएगा हमारा बी ब्लड ग्रुप रेसिपिएंट, रेसिपिएंट, ये हमारा बी ब्लड ग्रुप, ये था हमारा ओ। अब हम देखेंगे कि ओ ब्लड ग्रुप का जो एंटीजन है वो बी के जो एंटीबॉडी है वो दोनों सिमिलर है कि नहीं है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ओ पे तो मेनली कोई ब्लड ग्रुप प्रेजेंट ही नहीं है, तो यहाँ पे नील है। तो एंटीजन ऑफ अ डोनर रिएक्ट विद एंटीबॉडी ऑफ रेसिपिएंट, यहाँ पे क्या है, दोनों सिमिलर नहीं है, डिफरेंट है। तो ये ट्रांसफ्यूजन क्या हो जाएगा हमारा? सक्सेसफुल हो जाएगा। इसीलिए जो ओ ब्लड ग्रुप होता है मेनली उसके एंटीजन के ऊपर कोई भी प्रोटीन शुगर नहीं होती है। इसीलिए जो हमारा ओ ब्लड ग्रुप होता है ये होता है हमारा यूनिवर्सल डोनर। क्या होता है हमारा? यूनिवर्सल डोनर। यूनिवर्सल डोनर हम ओ ब्लड ग्रुप को क्यों कहते हैं? क्योंकि इसके एंटीजन प्रोटीन के ऊपर कोई भी शुगर प्रोटीन नहीं होती है, इसीलिए किसी को भी ब्लड आराम से दे सकता है। नेक्स्ट एग्जांपल हम देखते हैं एबीओ ब्लड ग्रुप का, कि एबी ब्लड ग्रुप जो है वो कैसे ट्रांसफ्यूज करता है। यहाँ पर हम लेंगे सबसे पहले डोनर, एग्जांपल नंबर 3 में बी ब्लड ग्रुप का हम डोनर लेके चलते हैं। यहाँ पे जो हमारा बी ब्लड ग्रुप का आरबीसी है यहाँ पे आ जाएगा हमारा बी एंटीजन, इसके अंदर आ जाएगा हमारा ए एंटीबॉडी, एंटीबॉडी यहाँ पे आ जाएगा एंटीजन, और ये हो जाएगा हमारा डोनर। जो हमारा रेसिपिएंट होगा वो होगा हमारा ए बी ब्लड ग्रुप, रेसिपिएंट। ये हो जाएगा हमारा ए, ये बन गया हमारा ए बी ब्लड ग्रुप की आरबीसी। यहाँ पे आ जाएगा हमारा शुगर प्रोटीन ए बी एंटीजन, और अंदर आ जाएगा हमारा एंटीबॉडी जो कि नील होता है। यहाँ पे ए बी रेसिपिएंट में खास बात ये कि यहाँ पे जो अंदर का प्लाज्मा प्रोटीन होता है वो कुछ भी नहीं होता है, कोई भी प्लाज्मा शुगर यहाँ पे प्रेजेंट नहीं होती है। नील एंटीबॉडी, ए बी एंटीजन। अब यहाँ पे हम ट्रांसफ्यूजन करके देखते हैं। अब हम देखते हैं कि जो बी ब्लड ग्रुप है वो ए बी को डोनेट कर सकता है कि नहीं कर सकता है ब्लड, ए बी ब्लड। यहाँ पे देखते हैं हमारा ट्रांसफ्यूजन जो है सक्सेसफुल होता है या फेल होता है। एंटीजन ऑफ अ डोनर रिएक्ट विथ एंटीबॉडी ऑफ रेसिपिएंट, एंटीजन ऑफ अ डोनर रिएक्ट विथ एंटीबॉडी ऑफ रेसिपिएंट। यहाँ पे क्या हो गया, दोनों एंटीजन हमारे सिमिलर यहाँ पर भी नहीं है, तो यहाँ पर भी जो हमारा ब्लड ट्रांसफ्यूजन है वो सक्सेसफुल हो जाता है। एंटीबॉडी यहाँ पर एबी के ब्लड ग्रुप में एब्सेंट होती है, इसीलिए ये क्या करता है, एबी जो है मेनली हमारा बेस्ट रेसिपिएंट, यूनिवर्सल रेसिपिएंट होता है, जो कि कोई भी ब्लड ग्रुप टाइप से ब्लड ले सकता है। मेनली ऐसे क्वेश्चंस होते हैं, मेनली एग्जाम्स में भी आते हैं, इसे थोड़ा ध्यान से इसे समझिएगा और करिएगा। अब जो हमने जो टेबल बनाया था ब्लड ग्रुपिंग सिस्टम का, उसमें लास्ट कॉलम जो था डोनर ऑफ ब्लड ग्रुप वो खाली था, तो वो हम भरते हैं यहाँ पे देखकर।
जो हमारा ब्लड ग्रुप था मेनली 4 टाइप के होते हैं। अब आपको पता चल गया आपको ए बी और ओ। अब जिसका डोनर है, डोनर्स ब्लड ग्रुप, वो क्या होता है अब ये आप लोग मुझे बताएंगे। अब यहाँ पे आप देखेंगे कि ये सारे जो हो गए हमारे रेसिपिएंट हो गए और यहाँ पे डोनर है। अब हमने थोड़े पहले 3 क्वेश्चंस किए हैं, अब तक आपको क्लियर हो ही चुका होगा कि कौन सा ब्लड ग्रुप किसको डोनेट कर सकता है, किससे वो रेसिपिएंट ले सकता है। तो यहाँ पर जो एबीओ ब्लड ग्रुप है मेनली ए से ही ब्लड ग्रुप ले सकता है और ओ ब्लड ग्रुप से ले सकता है। अगर आपको डाउट है इसमें तो आप खुद इसको करके, जो हम पहले क्वेश्चन कर चुके हैं उसी तरीके से एंटीजन और एंटीबॉडी दोनों के सामने आपने लिखिए, वहां पर मेनली ट्रांसलेशन करके देखिए कि ये सक्सेसफुल है या अनसक्सेसफुल। इसका आंसर आप मुझे कमेंट बताइए, फिर आपने इसे करके देखा कि नहीं करा। और एक हाथ ट्रांसफ्यूजन मैं आपको आखिर में होमवर्क दूंगा, वो आप मुझे बताएंगे। मेनली यहाँ बी का डोनर हो जाएगा, यहाँ पे बी और ओ। यहाँ पे ए बी जो है डोनर किसी के लिए नहीं होता, मेनली ये क्या होता है रेसिपिएंट होता है, सबसे ले सकता है ये ब्लड ग्रुप। यहाँ पे आ जाएगा ए बी एंड ओ, ये मेनली सबसे ले सकता है। ए बी खुद ए बी ब्लड ग्रुप से भी ले सकता है यहाँ पर ब्लड ए बी। और जो ओ ब्लड ग्रुप होता है मेनली ये यूनिवर्सल डोनर होता है, ये क्या करता है खुद ही से ब्लड ले सकता है और किसी से ब्लड नहीं ले सकता है। वो जो होगा मेनली खुद ही से ब्लड ले सकता है और किसी से नहीं ले सकता। यहाँ तक आपको क्लियर है कि जो रेसिपिएंट्स हमारे ये है ये सिर्फ इनसे ही ब्लड ले सकते हैं और किसी टाइप से नहीं ले सकते। वो ब्लड ग्रुप जो है मेनली यूनिवर्सल डोनर होता है, क्योंकि इसकी एंटीजन के ऊपर कुछ नहीं होता है, इसलिए सबको ब्लड दे सकता है। ए बी जो होता है मेनली सिंगल यूनिवर्सल रेसिपिएंट होता है, जो कि सबसे ही जो है ब्लड ले सकता है। नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ेंगे आरएच फैक्टर के बारे में, कि हमारा ब्लड जो होता है पॉजिटिव और नेगेटिव किस किस के बेसिस पर होता है। तो यहाँ पे बन जाएगी हमारी आरबीसी। इसके प्लाज्मा के जो ऊपरी तरफ है एंटीजन, यहाँ पे हम लेते हैं ए ब्लड ग्रुप को और यहाँ पे अंदर आ जाएगा इसके एंटीबॉडी बी। अब जिसका प्लाज्मा प्रोटीन है इसके ऊपर एक और लेयर होगी जो कि शुगर प्रोटीन की ही बनी होगी। अगर ये लेयर हमारे आरबीसी के जो हमारा ब्लड ग्रुप ए है उसके ऊपर अगर प्रेजेंट होगी तो हमारा जो ब्लड होगा वो आरएच पॉजिटिव माना जाएगा। अगर ये लेयर मेनली हमारे बॉडी में जो आरबीसी है उसके ऊपर एब्सेंट होगी तो हमारा जो हमारा ब्लड ग्रुप है वो ए नेगेटिव माना जाएगा। बस यही फर्क होता है आरएच पॉजिटिव और आरएच नेगेटिव फैक्टर्स में। मेनली जो होते हैं हमारे 80% ऑफ इंडियन आर आरएच पॉजिटिव। मेनली 80% से भी ज्यादा जो ह्यूमंस होते हैं मेनली आरएच पॉजिटिव होते हैं। 20-21% जो होते हैं इंडियंस हमारे वो आरएच नेगेटिव होते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ एडिशनल शुगर प्लाज्मा प्रोटीन लेयर ऑन एंटीजन ऑफ आरबीसी is present that your blood is RH positive, or if it's absent your blood is RH नेगेटिव। बस एक छोटा सा फर्क होता है हमारे पॉजिटिव और नेगेटिव आरएच फैक्टर्स के अंदर। यहाँ तक अगर आपको समझ आया हो तो प्लीज लाइक कीजिए वीडियो को, और अगर आपको इसमें कुछ टॉपिक में कुछ डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में नीचे लिख सकते हैं, आपको आपका जवाब जरूर मिलेगा। अब हमने ये तो जान लिया कि आरएच फैक्टर जो होता है मेनली एंटीजन के ऊपर एडिशनल शुगर प्रोटीन लेयर के कारण उसे डिवाइड किया जाता है पॉजिटिव और नेगेटिव के बेसिस पर। अगर ये दोनों आरएच फैक्टर जो होते हैं सिमिलर नहीं होंगे तो क्या हो जाएगी, कॉम्प्लिकेशन आ जाएगी। ऐसी एक केस होता है इराइथ्रोब्लास्टोफेटालिसिस का, जो कि होता है हमारे न्यूबॉर्न बेबी के अंदर। इसमें क्या होता है मेनली, तो यहाँ पे जो मदर का ब्लड ग्रुप आरएच फैक्टर होता है वो नेगेटिव होता है, और जो फीटस होता है जो बेबी का होता है मेनली वो फीटस ब्लड ग्रुप आरएच फैक्टर इज पॉजिटिव। यहाँ पे क्या होता है मेनली दोनों का आरएच फैक्टर जो है मेनली वो डिफरेंट होता है। आरएच पॉजिटिव इनका है, आरएच नेगेटिव मम्मी का है। जो मम्मी की बॉडी में मेनली जो ब्लड होता है उसको क्या लगता है हमारी बॉडी में कोई एंटीबॉडी घुस गई। कल के लेक्चर में हमने पढ़ा था गार्ड सेल के बारे में, जो कि इम्यून रिस्पॉन्स और ऐसे फॉरेन ऑर्गेनिज्म को मारने में, किल करने में हेल्प करता है। तो यहाँ पे क्या करेगी, जो मदर की बॉडी है, मदर के अंदर जो ब्लड ग्रुप है बॉडी के अंदर, वो क्या करेगा, ब्लड इसके खिलाफ एंटीबॉडी बना देता है और इस बेबी के जो आरबीसी है, फीटस के जो सेल्स है, उनको किल करने लगता है। क्यों किल करने लगता है, क्योंकि ये समझते हैं कि हमारी बॉडी में कोई फॉरेन ऑर्गेनिज्म कहीं से आ गया है, कि ये आरएच पॉजिटिव ब्लड है और ये आरएच नेगेटिव है। अब ये देखते हैं कि प्रोसेस कैसे होता है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे कि आरएच नेगेटिव ब्लड जो है मदर का और आरएच पॉजिटिव जो ब्लड है फीटस का, वो कैसे कॉम्प्लिकेट करती है एट द टाइम ऑफ प्रेगनेंसी। मदर की बॉडी में मेनली आरएच नेगेटिव ब्लड जो रहता है फॉर्म होता है, और फीटस के अंदर मेनली आरएच पॉजिटिव ब्लड जो रहता है वो फॉर्म होता है। तो अब हम देखेंगे कि आरएच नेगेटिव मदर का ब्लड और आरएच फीटस का जो ब्लड है पॉजिटिव वो कैसे सेपरेट होता है, ताकि जो कॉम्प्लिकेशंस आती है प्रेगनेंसी में वो दूर हो सके। तो यहाँ पर क्या होता है, आरएच पॉजिटिव जो ब्लड होता है हमारे फीटस का और आरएच नेगेटिव ब्लड जो होता है हमारी मदर का, आरएच नेगेटिव, ये दोनों एक सिंपल लेयर जो होती है हमारी प्लासेंटा की,
उससे ये सेपरेट होता है ताकि RH पॉजिटिव जो ब्लड है फीटस का वो मदर के ब्लड में मिक्सअप ना हो सके। पर एट अ टाइम ऑफ पार्चुरेशन के टाइम पे क्या होता है, कुछ अमाउंट ऑफ जो RH पॉजिटिव ब्लड है वो RH नेगेटिव ब्लड के साथ मिक्सअप हो जाता है। क्या कहा मैंने, एट द टाइम ऑफ पार्चुरेशन some amount of fetus RH positive blood is mixed up with mother's RH negative blood। यहाँ पे क्या होगा, जब एट टाइम ऑफ पार्चुरेशन कुछ अमाउंट ऑफ मदर का ब्लड और फीटस का ब्लड डिलीवरी के टाइम पे मिक्सअप हो जाएगा, जो कि क्या करेगा, मदर का जो ब्लड है वो समझेगा कि हमारी बॉडी में कोई RH फैक्टर आ गया है बाहर से, कोई बाहर से फॉरेन ऑर्गेनिज्म आ गया है, तो उसको किल करने में हमारी हेल्प करेगा हमारे इम्यून सिस्टम और ग्लोबुलिन प्रोटीन, जो कि हम पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं। वो क्या करेगी, इसको फॉरेन ऑर्गन समझ के इसको मारने की कोशिश करने के लिए एंटीबॉडीज प्रिपेयर करना चालू कर देगी। मतलब अगर डबल से वो प्लाज्मा प्रोटीन हमारी बॉडी में घुसता है तो उसको हम डायरेक्टली किल सके, इतनी मेहनत ना करनी पड़े हमें। इस टाइप के मैकेनिज्म को हम कहते हैं एंटीबॉडीज का बनाना, जो कि RH फैक्टर ये इसमें बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। इसके बाद हम जानेंगे, अगर ये हमारी हो गई हमारी फर्स्ट प्रेगनेंसी, ये तो हमारी फर्स्ट प्रेगनेंसी हो गई। अब एट अ टाइम ऑफ सेकंड प्रेगनेंसी उसमें क्या होगा, देखते हैं कॉम्प्लिकेशंस। नाउ नेक्स्ट सेकंड प्रेगनेंसी के टाइम पे क्या होगा, एट अ टाइम ऑफ सेकंड प्रेगनेंसी। अब यहाँ पे जो मदर की ब्लड में पहले से फीटस का ब्लड तो RH पॉजिटिव रहेगी, फादर वही है, RH पॉजिटिव ब्लड फीटस का रहेगा, RH नेगेटिव ब्लड जो रहेगा मम्मी का रहेगा। यहाँ पे क्या होगी, यहाँ पे RH नेगेटिव ब्लड तो है ही है, प्लासेंटा की मदद से दोनों क्या है, सेपरेट हुए हुए, ना इसमें ये मिल रहा है ना इसमें ये मिल रहा है, पर यहाँ पे RH नेगेटिव के साथ क्या बन गया, एंटीबॉडीज भी बन गई है। एंटीबॉडीज, यहाँ पे एंटीबॉडीज का भी फॉर्मेशन हो चुका है, क्योंकि जब मिक्सअप हुआ था फर्स्ट प्रेगनेंसी में उस टाइम से एंटीबॉडीज बननी शुरू हो गई थी। तो सेकंड प्रेगनेंसी आई तो एंटीबॉडी पूरी की पूरी प्रीफॉर्म हो चुकी है। अब ये क्या करेगी, एंटीबॉडी प्लासेंटा की हेल्प से ये फीटस की आरबीसी के अंदर जाने लगेगी और फीटस की जो आरबीसी उसको किल करने की कोशिश करेगी, क्योंकि आरबीसी जो है RH फैक्टर नेगेटिव, ये तो प्लासेंटा की वजह से जो है सेफ है, दोनों प्लासेंटा की वजह से ना इसमें ये मिक्सअप हो रहा है ना उसमें फीटस का ब्लड मिक्स आ रहा है। पर जो एंटीबॉडी, ये तो प्रोटीन नाम की चीज होती है जो ब्लड में हमारी फ्लो करती है, ये क्या करेगी, प्लाज्मा की मदद से जो प्लासेंटा है हमारा उसकी मदद से RH जो हमारी बॉडी है फीटस की उसके अंदर घुस जाएगी। आरबीसी को क्या करती है, वो डिनेचर करने लगेगी, उन्हें किल करने लगेगी। इसकी वजह से क्या होगा, जो फीटस है हमारा वो एनीमिया का शिकार हो जाएगा, उससे जॉन्डिस हो जाएगा। क्या होगा, यहाँ पे जो नेगेटिव बनाई है यहाँ पे आरबीसी एंटीबॉडी के साथ, ये क्या करेगी, फीटस को किल करने लगेगी। यहाँ पे क्या होगा, फीटस की जो आरबीसी वो डिस्ट्रॉय होने लगेगी। द फीटस आरबीसीज हैज बीन डिस्ट्रॉयड बाय एंटीबॉडी prepared by mother's RBCs। तो अगर फीटर की जो आरबीसीज है वो मेरी डिस्ट्रॉय होने लगेगी बाय द हेल्प ऑफ एंटीबॉडी जो प्रिपेयर करी हमारी मदर की आरबीसीज, इससे क्या होगा, जो फीटस हो जाएगा मेनली वो जॉन्डिस का शिकार बन जाएगा और मेनली अनीमिया हो जाएगा, उससे अनीमिया, और उसकी जान चली जाएगी। पर एट अ टाइम ऑफ फर्स्ट प्रेगनेंसी डॉक्टर को अगर पता चलता है कि ऐसी कोई केस है हमारे पास आया है जिसमें फीटस जो है RH पॉजिटिव है, मदर जो है RH नेगेटिव है, तो वो क्या करते हैं, यहाँ पर उनको एक इंजेक्शन देते हैं जो कि RH नेगेटिव मदर के अंदर एंटीबॉडीज का फॉर्म नहीं करता है, उसी टाइम वो उन्हें इंजेक्शन देते हैं ताकि जो बच्चे की जान है वो बच सके। इसी पूरे जो प्रोसेस है, इसी जो केस है, इसको हम इराथ्रोब्लास्टोफिटालिसिस कहते हैं। यहाँ तक हमने देख लिया कि ब्लड ग्रुप क्या होता है, कितने टाइप का होता है, RH फैक्टर क्या होता है, और RH फैक्टर की मिस कॉम्पेबिलिटी के कारण इराथ्रोब्लास्टोफिटालिसिस नाम की केस हो जाती है प्रेगनेंसी के टाइम पर। अब हम नेक्स्ट देखेंगे कोगुलेशन ऑफ ब्लड क्या होता है। जैसे हमें कहीं चोट लग गई, कट लग गया, तो हमारा ब्लड जो है वो कैसे कोगुलेट होता है और कैसे क्लॉट होता है। तो यहाँ पे देखते हैं, जैसे आप बास्केटबॉल खेलने के लिए गए हैं, वहाँ पे आपको लग गई पैर में चोट, आपका यहाँ पे ब्लड क्या हो रहा है, फ्लो हो रहा है, मतलब यहाँ पे आपको इंजरी हो गई, ट्रॉमा हो गया या फिर कोई कट हो गया, तो क्या होगा यहाँ पे एट द साइट ऑफ इंजरी और ट्रॉमा, यहाँ पे क्या होगा, जो आपके आसपास के यहाँ पे टिश्यू है वो मेनली सिग्नल्स भेजेंगे हमें, किसे भेजेंगे, हमारे प्लाज्मा प्रोटीन फॉर्म्ड एलिमेंट्स को और प्लाज्मा प्रोटीन्स को, कि यहाँ पे से चोट लग गई है, यहाँ पे से ट्रॉमा इंजरी हो गई है। सबसे पहले सिग्नल जाएगा हमारे प्लेटलेट्स के पास, प्लेटलेट्स के पास सिग्नल जाएगा। प्लेटलेट्स मेनली क्या करेगा, प्रोथ्रोम्बिन को क्या करेगा, एक्टिव करेगा थ्रोम्बिन प्रोटीन में, प्रोथ्रोम्बिन को एक्टिव करेगा थ्रोम्बिन में, जो कि प्रोथ्रोम्बिन जो है मेनली वो इनएक्टिव फॉर्म में हमारे ब्लड के अंदर फ्लो होता है प्लाज्मा प्रोटीन के अंदर, जो कि एक्टिव होता है थ्रोम्बिन प्रोटीन में जब इसकी जरूरत हो। प्रोटीन जो है हमारा प्लेटलेट इसको एक्टिवेट करेगा, पर प्रोथ्रोम्बिन कहेगा भाई मेरे पास भी कोई एंजाइम होने से तभी तो मैं इसको इनएक्टिव से फॉर्म को एक्टिव करूंगा। तो यहाँ पे एंजाइम हमारा काम करता है थ्रोम्बोकाइनेज, थ्रोम्बोकाइनेज
यहाँ पे थ्रोम्बोकाइनेस नाम का एक एंजाइम काम करता है जो कि प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में कन्वर्ट करता है। प्रोथ्रोम्बिन मेनली सिंथेसाइज होता है हमारा लीवर के अंदर, सिंथेसिस इन लीवर। और कौन से प्रोटीन के हेल्प से ये मेनली सिंथेसाइज होता है? विटामिन के के कारण, विटामिन के कारण ये मेनली सिंथेसाइज होता है। अब थ्रोम्बिन क्या करेगा? मेनली जाएगा हमारे फाइब्रिनोजन के पास, जो कि क्या करता है? हमारा मैशमार्क स्ट्रक्चर बनाएगा, क्लॉटिंग ऑफ ब्लड में सबसे ज्यादा हेल्प करता है हमारा फाइब्रिनोजन प्रोटीन। ये क्या करेगा? मेनली जाएगा हमारे थ्रोम्बिन फाइब्रिनोजन के पास, फाइब्रिनोजन के पास, जो कि इनएक्टिव फाइब्रिनोजन को एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट करेगा, जो कि होता है हमारा फाइब्रिन। और किसके हेल्प से करेगा? मेनली ये कैल्शियम प्रोटीन के कारण। यहाँ पे आ जाएगा हमारा कैल्शियम प्रोटीन, जो कि थ्रोम्बिन लेके आएगा, जो कि फाइब्रिनोजन इनएक्टिव फॉर्म जो है उसको फाइब्रिन में कन्वर्ट करेगा एक्टिव फॉर्म में। ये क्या है? यहाँ पे इनएक्टिव है, जिसको वो एक्टिव फाइब्रिन में कन्वर्ट करता है। यहाँ से क्या होगा? फाइब्रिन जो है मेनली वो कोलाजन फाइबर्स का निर्माण करेगा, कोलाजन फाइबर्स को बनाएगा, कोलाजन फाइबर्स का ये फॉर्मेशन करेगा। कहाँ पर करेगा? जहाँ पे से इंजरी हुआ है वहाँ पे कोलाजन फाइबर्स का फॉर्मेशन करेगा। कोलाजन फाइबर्स मेनली क्या होते हैं? कुछ ऐसे मैश मार्क नेट लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, जिसमें क्या होता है? हमारा जो ब्लड फ्लो हो रहा है, जो हमारी जितने भी प्लाज्मा फॉर्म्ड एलिमेंट्स है वो यहाँ पे क्या करेंगे? सबसे पहले तो प्लेटलेट्स यहाँ पे आएगा, यहाँ पे आके रुक जाएगा हमारे नेट के अंदर जो कोलाजन फाइबर्स ने बनाया है। अब जो हमारे फॉर्म्ड एलिमेंट जो बह रहे हैं उसके अंदर क्या हो जाएगा? आके ट्रैप हो जाएंगे छोटे छोटे, और यहाँ पे क्या होगा? कुछ समय के बाद हमारा जो ब्लड है वो क्लॉट हो जाएगा, क्लॉटिंग ऑफ ब्लड। तो इस पूरे मैकेनिज्म को हम कहते हैं कैस्केड प्रोसेस, कैस्केड प्रोसेस। एक बार फिर से समझ लेते हैं कि प्रोसेस क्या होता है कैस्केड मैकेनिज्म का। सबसे पहले जैसे आप कहीं भी चोट लगती है, आपको या इंजरी होती है, सबसे पहले जो आपके फॉर्म्ड एलिमेंट्स में से प्लेटलेट्स है सबसे पहले एक्टिवेट होगा और जाके प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में कन्वर्ट करेगा। किसके हेल्प से करेगा? ये थ्रोम्बोकाइनेस नाम के एंजाइम के साथ। और जो एंजाइम है मेनली ये किसके हेल्प से आता है? सिंथेसिस ऑफ लीवर में ये सिंथेसिस होता है, वहां से विटामिन के जरिए मेनली ये प्रोटीन इसके अंदर होता है, जो कि प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में कन्वर्ट करने में हेल्प करता है। अब यहाँ पे थ्रोम्बोकाइनेस आया, प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में कन्वर्ट करती है, इसके पास विटामिन के भी है, इसीलिए ज्यादा इफेक्टिव होता है। थ्रोम्बिन जो है मेनली कैल्शियम आयन को यहाँ पे एक्टिवेट करेगा, उसके साथ मिलकर फाइब्रिनोजन के पास आएगा। फाइब्रिनोजन जो है मेनली हमारा इनएक्टिव फॉर्म है, जो कि एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट होगा यहाँ पे थ्रोम्बिन के कारण। यहाँ पे जो फाइब्रिन है मेनली यहाँ पे एक्टिव हो गया है, ये क्या करेगा? कोलाजन फाइबर्स बनाएगा। कोलाजन फाइबर्स होते हैं मैश लाइक स्ट्रक्चर फाइबर्स होते हैं हमारे, जो कि क्या करेंगे? जहाँ पर इंजरी साइट है वहाँ पे ऐसे मैश मार्क लाइक स्ट्रक्चर बना देंगे, जहाँ पे जितने भी हमारे फॉर्म्ड एलिमेंट जो हो रहे हैं, फ्लो हो रहे हैं, लीक हो रहे हैं, उसे सील कर देगा। कुछ समय बाद हमारा जो ब्लड है ये क्लॉट हो जाएगा। यहाँ तक आपको समझ आया? अगर आपको कुछ टॉपिक में डाउट है इस वाले तो आप कमेंट सेक्शन में नीचे पूछ सकते हैं। तो अब हम पढ़ेंगे लिम्फ के बारे में, टिश्यू फ्लूइड जो हमारी बॉडी में फ्लो करता है। मेनली जो टिश्यू फ्लूइड होता है वो कहाँ बनता है, हम ये देखेंगे। ये हो गई हमारी आर्टरीज, इसके जस्ट नीचे होती है हमारी वेन्स, इसके बाद आता है हमारा फ्लूइड, जो टिश्यू फ्लूइड हमारा लिम्फ होता है। सबसे पहले क्या होगा? आर्टरी, वेन्स, और यहाँ पे आ जाएगा हमारा लिम्फ्स। ये हो गया हमारा आर्टरी, ये हो गई हमारी वेन्स। और आर्टरीज और वेन्स के अंदर कुछ एपिथेलियल टिश्यू होते हैं, यहाँ पे नीचे की तरफ, यहाँ पर एपिथेलियल टिश्यू होते हैं छोटे छोटे, बहुत ही माइन्यूट, इनके अंदर गैप होती है। इसके अंदर जितना भी ब्लड फ्लो हो रहा है तो उसके अंदर किसके अंदर होता है? कार्बन डाइऑक्साइड, किसी में ऑक्सीजन होता है, कुछ न्यूट्रिएंट्स होते हैं, कुछ डब्ल्यूबीसी, आरबीसी, प्लेटलेट्स, सब इसके अंदर होते हैं। तो कुछ कुछ अमाउंट में यहाँ से थोड़ा थोड़ा जो ब्लड है यहाँ से इस तरीके से इस फ्लूइड के अंदर आ जाता है, जो कि बहुत ही कलरलेस होता है, पूरा पेल व्हाइट कलर का होगा, जो कि हमारा लिम्फ टिश्यू होता है। यहाँ पे लिम्फ टिश्यूज के अंदर आ जाता है। मेनली इसमें आरबीसी, डब्ल्यूबीसी नहीं आ सकते, पर कुछ अमाउंट ऑफ प्रोटीन, सम मिनरल्स इसके अंदर आ जाते हैं, ये छोटे छोटे गैप के जरिए, जो कि एपिथेलियल टिश्यू में हमारे होते हैं। ये क्या करते हैं? मेनली हमारी बॉडी के सब तरफ नेटवर्क बना के फ्लो होते रहते हैं। और जैसे कोई फॉरेन ऑर्गेनिज्म हमारी बॉडी के अंदर आता है तो उसे ये क्या करते हैं? रेजिस्ट कर देते हैं। जैसे यहाँ पे कोई फॉरेन ऑर्गेनिज्म हमारी बॉडी में घुस रहा है तो ये क्या करेंगे? इसको अपने अंदर ले लेंगे और इसको किल कर देंगे यहाँ पर। इससे कारण क्या हो जाएगा? तो हमारी बॉडी है वो मेनली हेल्दी और करते क्या रहेगी? हमारी हाइजीनिक रहेगी। इसकी वजह से मेनली हम टिश्यू फ्लूइड को मिडिल मैन ऑफ द बॉडी इसलिए कहते हैं क्योंकि हमारी बॉडी में ये हर तरफ मेनली फ्लो होता है कुछ इस तरीके से। कहीं से भी अगर हमारी बॉडी में कुछ फॉरेन ऑर्गेनिज्म आ जाए तो इसे किल करने में हेल्प करता है मेनली। पूरे एब्डोमेन में, पूरे थोरैसिक और पूरे लंबर रीजन में भी ये पूरा एक नेटवर्क, एक जाल की तरह पूरी बॉडी में फ्लो करता है। और मेनली इसी नेटवर्क को हम कहते हैं लिम्फेटिक सिस्टम, लिम्फेटिक सिस्टम। और जहां पर ऐसे कुछ, जैसे यहाँ पर एक जंक्शन है, यहाँ पे 1 2 3 और यहाँ पे 4, ये जो जंक्शन है मेनली यहाँ पे 4 टाइप के लिम्फ टिश्यूज मिल रहे हैं, तो इस जंक्शन को हम कहते हैं लिम्फ नोड। क्या कहते हैं हम? लिम्फ
नोड कहते हैं। हमारी बॉडी में भी ऐसे कुछ जंक्शन होते हैं, जैसे यहाँ पर हो गया, यहाँ पर ऐसे, यहाँ पे जंक्शन जो होते हैं मेनली यहाँ पे लिम्फ नोड होते हैं हमारे बॉडी के, जहाँ से लिम्फ पूरी तरह हमारी बॉडी में फ्लो करता है। जो टिश्यू फ्लूइड होता है, जो हमारा लिम्फ फ्लूइड होता है मेनली, वो आगे जाकर क्या करता है, ये बड़ी सी एक वेन के अंदर सारा जो फ्लूइड इसके अंदर कलरलेस भरा हुआ है वो वेन के अंदर डिलीवर कर देता है। क्या करता है, आगे जाकर ये एक लार्ज वेन के अंदर पूरा जो टिश्यू फ्लूइड है उसको क्या करता है, डिलीवर कर देता है। ड्रेन बैक ऑल टिश्यू फ्लूइड इन वेन्स। हमारी बॉडी का जो लिम्फेटिक सिस्टम होता है, इसीलिए मिडिल मैन ऑफ द बॉडी हम इसे कहते हैं, क्योंकि इम्यून रिस्पॉन्स में सबसे ज़्यादा हेल्प करता है। और जो हमारे बॉडी में गैसियस एक्सचेंज होता है, कुछ हार्मोन्स का भेजना होता है, वो मेनली टिश्यू फ्लूइड्स के जरिए ही होता है, क्योंकि बिल्कुल ही कलरलेस होता है, न्यूट्रल होता है, इसके अंदर कोई भी केमिकल्स नहीं होते, इसीलिए हार्मोन जो है मेनली इसी के सहारे फ्लो होते हैं हमारी बॉडी में, इसीलिए इसको मिडिल मैन ऑफ द लूप कहते हैं हमारी बॉडी का, मिडिल मैन ऑफ द बॉडी। सो यहाँ तक आप सबको क्लियर है? अगर आपको कुछ भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में नीचे पूछ सकते हैं लिखकर। लास्ट लेक्चर में मैंने आपसे कुछ क्वेश्चन पूछे थे एट द एंड ऑफ द लेक्चर, उसके ये आंसर है। फर्स्ट का आंसर था मोनोसाइट, सेकंड का इराइथ्रोपोइसिस एंड थर्ड का था न्यूट्रोफिल। और नेक्स्ट इसके बाद मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछने वाला हूँ, उसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में देंगे और उसका आंसर मैं अगले लेक्चर में आपको रिवील करूँ। तो आप कुछ क्वेश्चंस का आंसर देंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विच ब्लड ग्रुप इज यूनिवर्सल डोनर? ऑप्शन ए इज AB पॉजिटिव, ऑप्शन बी इज B नेगेटिव, ऑप्शन सी इज A पॉजिटिव एंड ऑप्शन डी इज O नेगेटिव। इसमें से कौन सा ब्लड ग्रुप है जो यूनिवर्सल डोनर माना जाता है? सेकंड क्वेश्चन हमारा, चाइल्ड डेथ में ऑकर इन द मैरिज बिटवीन विच कपल? मतलब चाइल्ड डेथ कौन से कपल के मैरिज के कारण हो सकती है? ये इराइथ्रोब्लास्टोफेटालिस का क्वेश्चन है, इसका आंसर आपको देना है कमेंट सेक्शन के अंदर। फर्स्ट इसमें दिया RH पॉजिटिव फादर है, नेगेटिव है हमारी मदर RH फैक्टर में। सेकंड है यहाँ पे फादर जो है वो नेगेटिव है, मदर जो है वो पॉजिटिव है। थर्ड वाले में दोनों RH फैक्टर जो है मदर और फादर का वो पॉजिटिव है। थर्ड हमारा क्वेश्चन है, ऐसा कौन सा एंजाइम कॉम्प्लेक्स रिक्वायर्ड करता है कैस्केड प्रोसेस को? मतलब अगर ये एंजाइम नहीं होगा तो हमारी कैस्केड प्रोसेस नहीं हो सकती आगे। फर्स्ट हमारा दिया है एंटीरोकाइनेज एंजाइम का नाम है, सेकंड प्रोटीएजेस, थर्ड दिया हमारा थ्रोम्बोकाइनेज और फोर्थ है हमारा थ्रोम्बिन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, एक्सचेंज ऑफ न्यूट्रिएंट गैसेस बिटवीन द ब्लड एंड सेल्स आल्सो ऑकर थ्रू? जो ब्लड और सेल्स के बीच में न्यूट्रिएंट्स और गैसेस का एक्सचेंज होता है वो किस में होता है? टिश्यू फ्लूइड में, वेन्स में या आर्टरीज में? क्वेश्चन नंबर 5, ट्रांसफ्यूजन ऑफ B पॉजिटिव ब्लड ग्रुप विद AB पॉजिटिव ब्लड ग्रुप इज सक्सेसफुली और नॉट? इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। अगर आपको इस लेक्चर में कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में नीचे पूछ सकते हैं। अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा हो तो प्लीज इसे लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा इसको अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और स्टे हैप्पी, स्टे सेफ, स्टे ट्यून्ड फॉर अपकमिंग वीडियोस। थैंक यू।